आंतों के अंदर ही हमारे स्वास्थ्य की बुनियाद तैयार होती है। एक इंसान की आंत में हजारों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी और खराब बैक्टीरिया भी। ये एक तरह से हमारी आंतों के भीतर की बायोडाइवर्सिटी है। गुड बैक्टीरिया आंतों में हमारे खाने को तोड़कर उसे पचाने में मदद करती है ताकि शरीर उसका इस्तेमाल कर सके। पचे भोजन को शरीर जितना बेहतर अवशोषित करेगा, हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। यही बैक्टीरिया इन्फेक्शन या सूजन से भी लड़ती है। खराब खान पान, खराब पोषण, खराब लाइफस्टाइल और एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयाँ हमारी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचाते हैं। आंतों के अंदर के इसी संसार की अहमियत पर दुनिया पर में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। आज इस खास शो में हम अपने आंतों की सेहत पर बात करेंगे कि किस तरह आंतों का स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य पर डालता है असर। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान के हमारे इस खास शो में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री तापसी पन्नू और न्यूट्रिशनिस्ट और गट माइक्रोबायोम स्पेशलिस्ट मुनमुन गनेरीवाल। तापसी, जब हम एक अच्छे शरीर की बात करते हैं तो अक्सर हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। डिप्राइव के बारे में कितना ज़रूरी है कि हम हर तरह का खाना खाएं, यानी कि हम फूड को इंक्लूड करें। आपके ख्याल से एक अच्छी डाइट एक स्वस्थ बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है? आई थिंक हमारे को नेचुरली हमारे जिस जगह में हम रह रहे हैं या फिर जहाँ पे पले बड़े हुए हैं, जिस तरह की हमारी बॉडी है उसके हिसाब से जो टेम्परेचर है, उस टाइम पे जो वेदर है उस हिसाब से जो उस सीजन में क्या चीजें उग रही हैं, उस जगह पे जहाँ हम रह रहे हैं, ये सब को मद्देनजर रखते हुए जो चीजें हमारे को फ्रेशली मिलती हैं, जो बनाई जाती हैं, वो सब खानी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। उनमें से कुछ भी चीज़ निकाल देना, ये बोलना कि अच्छा क्योंकि चावल में कार्ब्स होता है, आटे में ग्लूटेन होता है, तो हम ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे। इससे आप अपनी बॉडी को डिप्राइव कर रहे हो और ये ज़्यादा देर तक इसको दूर रखने से अपने डाइट से आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप ये डाइट कंटिन्यू नहीं कर पाओगे बहुत टाइम तक। अगर आपको लंबी देर के लिए अगर मेंटेन करनी है अपनी हेल्थ अच्छे से, तो वो सारी चीज़ें जो नेचुरली अवेलेबल है आपके आस-पास, वो आपको अपने डाइट प्लान में डालनी पड़ेंगी। किसी को ऐसे अवॉइड करने से 100% नेचुरल चीज को आप अपनी डाइट प्लान ज्यादा देर तक नहीं सस्टेन कर सकते। मुनमुन, आप स्वास्थ्य और पोषण यानी कि हेल्थ और न्यूट्रिशन में पर 2 दशक से भी ज़्यादा से आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि आपके अनुसार हेल्दी रहना या स्वस्थ रहना सही मायनों में उसका क्या मतलब है? ये हम ऐसा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि हेल्थ को हमने सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट तक लिमिट कर दिया है। बट इन रियलिटी हमें ये समझना चाहिए कि हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा जो साइकोलॉजिकल हेल्थ और हमारा जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है, हमारी तीनों लाइफ फोर्सेस जो हैं, इन तीनों में बैलेंस होने से ही हम अपने आप को हेल्दी बता सकते हैं। जी। अगर मान लीजिए कि हम बहुत अच्छे शेप में हैं, मेरा वेट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मुझे बहुत ही लेथार्जी फील होती है, फ्रेशनेस की फीलिंग नहीं है, मुझे जीवन में किसी तरह का उत्साह नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ पर मैं अपनी उस पीक पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ। अगर मुझे ऐसी चीजें महसूस होती हैं, देन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है और ऐसे स्टेट को हम गुड हेल्थ नहीं बोल सकते हैं। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तापसी, आप 4 साल से मुनमुन के साथ उनके डाइट को फॉलो कर रहे हैं, उनका ये जो होलिस्टिक अप्रोच है उसे फॉलो कर रहे हैं। कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई है, हमारे व्यूअर्स को अगर आप बता सकते हैं, और वजन कम करने में उनका कितना योगदान रहा है और कितना अलग है उनका ट्रीटमेंट? मेरी अटेंशन मुनमुन की तरफ इसी वजह से गई थी क्योंकि उसने ऐसी नेचुरल चीजें, घी हो, कोकम हो, उसने 3-4 नेचुरल चीजें कुछ मेरे को भेजी थी और मैं बड़ी हैरान हुई थी कि ये एक ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट है जो मुझे ये नहीं बोल रही कि 180 ग्राम 200 ग्राम ये खाना है, वो 40 ग्राम ये खाना है। ये सब मेंटेन करना ही मुश्किल होता है। उसको ये लगता था कि आप कैसा फील कर रहे हो अंदर से, वो डिसाइड करेगा आपको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मतलब कभी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे वहां की मतलब डिजर्ट्स भी मेरे मेन्यू में होती हैं, मतलब मेरे डाइट प्लान में मीठा भी होता है। उसने कभी नहीं बोला कि नहीं मीठा नहीं खाना है। मेरे को छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो उसने कभी मुझे मना नहीं किया कि छोले भटूरे नहीं खाने से, खाओ हफ्ते में एक बार खाओ छोले भटूरे। तो मेरी ये सब जो चीजें जब कभी उसने मुझे मना नहीं करी, उसने सिर्फ कंट्रोल ऐसे करने को करी कि अच्छा ये इतना खाएंगे, एक हफ्ते में एक बार खाएंगे। और स्पेशली आटे को लेके जब मतलब मेरे को ग्लूटेन इंटॉलरेंस था,
अब मेरे को नहीं लगता था कि मैं ग्लूटेन डाइजेस्ट कर पा रही है मेरी बॉडी, जो आटे में होता है। तो मैंने वो बिल्कुल आटा खाना बंद कर दिया था। मैंने दूध और दही पीना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लैक्टोज जो था वो बहुत एसिडिक फील कराता था अंदर। तो ये दोनों चीजें पे मुनमुन ने इस तरीके से काम किया कि पहले तो 1 साल उसने मेरे को बॉडी अंदर से मेरी बॉडी हील करी कि ये सब चीजें डाइजेस्ट हो सके। तो पहले मैंने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया, जो कि बहुत खराब था जब मैं उससे मिली। तो 1 साल पूरा नेचुरल चीज़ों से, ऐसी चीज़ें मैंने खाई और ऐसी नेचुरल चीज़ें उसने मुझे दी अपने डाइट प्लान के अंदर, जिससे मेरा अंदर मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ा फास्ट हो। और 1 साल वो फास्ट करने के बाद अब मेरे डाइट में आटा भी है, दूध भी है, दही भी है, लस्सी भी है, सब कुछ मैं खा सकती हूँ और सब डाइजेस्ट होता है। मुनमुन, जैसे तापसी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने कार्ब्स नहीं छोड़ी, कुछ आपकी ऐसे पॉइंट्स थे जो उन्होंने फॉलो किया एंड इट रियली वर्कड फॉर हर बॉडी। सबसे पहले किताब के लिए कंग्रेचुलेशंस, जो ये युक्त आहार है, द बेली एंड द ब्रेन डाइट। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपल सवाल में पूछूं, जैसे अगर आप हमें गट माइक्रोबायोम के बारे में समझा सकते हैं संक्षेप में। सो गट माइक्रोबायोम क्या है? गट माइक्रोबायोम शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो हमारे गट में, हमारे आंत में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं, जिन्हें इस कलेक्शन को ही गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। हमारा जो बॉडी है वो होस्ट बन जाता है, हम इस माइक्रोब्स को शेल्टर देते हैं, एक जगह देते हैं रहने की। हम जो खाना खाते हैं वो ये माइक्रोब्स खाते हैं, तो हम इन्हें खाना भी देते हैं और बदले में वो हमारे स्वास्थ्य का देख रेख करते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, वो हमारे मूड को ठीक रखते हैं, हमारा टेम्परामेंट कैसा हो, हमारा इमोशनल हेल्थ कैसा हो, हमारी पर्सनालिटी कैसे हो, हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा हो, ये सब गट माइक्रोब्स डिक्टेट करते हैं। तो काफी अगर हम इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी सो अगर हम ठीक से खाना ना खाएं, अगर हम उन्हें ठीक से खाना ना दें, तो इसी का विपरीत हो जाता है। देन हमें बीमारियां होने लगती हैं, हमारा वजन बढ़ने लगता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि गट हेल्थ का जो ब्रेन हेल्थ यानी कि दिमाग से क्या संबंध है? गट हेल्थ और ब्रेन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इतना संबंध है कि साइंटिफिक सर्कल्स में गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। कई तरीकों से वो आपस में संबंधित है। मैंने 3 तरीकों की बात की है अपनी किताब में, बट एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं जिनसे उनमें आपस में एक बहुत डीप रिलेशनशिप देखा गया है। अभी फिलहाल के लिए मैं ये एक चीज पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सोसाइटी में आजकल हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये होना बहुत जरूरी है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हम ये कर रहे हैं। बट अभी भी इस डिस्कशन में जो चीज मिसिंग है वो है गट हेल्थ। अभी भी इस माइक्रोब्स के बारे में बात नहीं हो रहा, जबकि ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि गट और उसके माइक्रोब्स और ब्रेन के तीनों के बीच में एक बहुत ही कंपेलिंग रिलेशनशिप है। बट कहीं ना कहीं अभी भी हम इस चर्चा में गट हेल्थ को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब हम इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हम हमेशा मेडिकेशन और काउंसलिंग तक ही लिमिटेड रखते हैं अपने आप को, जो कि बहुत जरूरी है। मेडिकेशन काउंसलिंग, आई डोंट डिसएग्री, बट मेडिकेशन एंड काउंसलिंग इज श्योरली नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अगर ये सफिशिएंट होता तो डिप्रेशन आज इतनी बड़ी क्राइसिस का रूप नहीं लिया होता। सो वी हैव टू ब्रिंग आवर फोकस टू दैट missing piece in the puzzle, and that is the gut microbes. तापसी, हमने जैसे बात की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत ज़रूरी है, ये जुड़े हुए हैं, ये हमें पता है, इंटरडिपेंडेंट हैं। और कोविड ने मानसिक हेल्थ यानी कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है, इसे और भी चैलेंजिंग और भी मुश्किल कर दिया है। इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? मैं एज अ नॉर्मल पर्सन जिसके लिए खाना, मतलब मैं दिल्ली की सरदारनी हूँ, मेरे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह दिन से ही उठते सार मेरी प्लानिंग होती है, मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी, लंच में ये, डिनर में ये। मतलब खाना फॉर्म्स अ इम्पोर्टेंट रीजन टू लिव फॉर, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए। खाना खाने से मेरा मूड भी चेंज होता है। अगर मुझे जिस दिन अच्छा खाना मिले, मैं बहुत अच्छी खुश रहती हूँ। जिस दिन मुझे खाना अच्छा नहीं मिले, उस टाइम मेरा मन नहीं करता कुछ करने का। तो वो जो डायरेक्टली मेरे को मेंटली अफेक्ट करता है अच्छा खाना, चाहे वो अच्छा खाना हो या अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हुआ कि नहीं, मेरे अंदर बॉडी में ऐसा लग रहा है कि अभी भी है खाना, तो वो जो अनईजी फीलिंग होती है वो भी मेंटली बहुत इफेक्ट करती है मुझे। तो ये चीजों से मैंने तो देखा है कि अगर मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, डाइजेस्ट हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर अच्छे से, मैं मतलब, एक होता है पेट भर के, एक होता है दिल भर के। तो वो दिल भर के खाना जो होता है ना, वो भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। अब चाहे तुम्हारा पेट पूरा ऐसे फटने के कगार पे आ जाए, इतना इतना खाना जरूरी नहीं होता है। तुम्हें उतना खाना चाहिए जितना तुम्हारे को उस टाइम के लिए तुम्हारा दिल भर जाए कि चलो हाँ,
अब मुझे लग रहा है कि अब मेरे को भूखा फील नहीं हो रहा। तो वो उतने क्वांटिटी में अगर आप खाओगे और आप तो आपको डाइजेस्ट भी होगा, जिसकी वजह से आपका मेंटली आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, खुश रहोगे, आपको अनईजी फीलिंग नहीं होगी अंदर से, जो मुझे पहले बहुत होती थी। तो जी। अब वो कम हो गए कि मुझे अब ये ट्रिक्स पता चल गए हैं मुनमुन से कि कितना खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, किस तरह का खाना किस समय खाना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। तापसी पन्नू और मुनमुन गनेरीवाल के साथ इस दिलचस्प बातचीत में आपका स्वागत है। मुनमुन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमें बताइए, आपने अपनी किताब में कई मिथ्स के बारे में भी लिखा है, उनके बारे में बता सकते हैं? पहला मिथ मैं बोलूंगी है हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट। जो हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट वो डाइट है जहाँ पे लोगों को लगता है कि हमें कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, कार्ब्स बेसिकली रोटी राइस, या उन्हें कम कर देना चाहिए और प्रोटीन की मात्रा हमें अपने डाइट में बढ़ा देनी चाहिए। तो इस मिथ को मैंने एड्रेस किया है क्योंकि हमारे गट माइक्रोब्स जो हैं वो फाइबर पे फीड करते हैं एंड फाइबर इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट में कार्ब्स में अपने आप को लो कर दें या उसका कम सेवन करें तो वो डायरेक्टली हमारे माइक्रोब्स को एंड देन हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। सेकेंड मिथ जो मैंने एड्रेस किया है वो है कि कई लोगों को लगता है कि हमें वीगन में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के लिए, हमारी जानवरों की सेहत के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा है। वो वीगन बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, दिस इज इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन ये जानना जरूरी है कि बाय टर्निंग इनटू अ वीगन हम किसी भी तरह से एनिमल वेलफेयर नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी तरह से अर्थ पे कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। तापसी, आपने इस किताब की फॉरवर्ड लिखी है, स्वस्थ खान पान और आंतों की सेहत को सुधारने में ये किताब कितनी मददगार साबित हो सकती है जो लोग इसे पढ़ेंगे? और आप अगर कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय से इस होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी सबको कि प्लीज राइस और आटा और चावल को विलन मत बनाइए। ये ऐसे नई चीजें नहीं है जो आपको अपनी डाइट से निकालनी चाहिए पतला होने के लिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको पतला होना है तो भाई आटा खाना बंद कर दो, चावल खाना बंद कर दो। चावल से मोटे नहीं होते। चावल कितने खा रहे हो, कितना खा रहे हो, वो चावल एक्चुअली होता क्या है, रोटी कहते हैं लोग, रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाते, नहीं तो वेट पुट ऑन होता है। जो लोग ग्लूटेन डाइजेस्ट कर सकते हैं वो, रोटी का क्या है, तुम काउंट कर सकते हो, 1 रोटी, 2 रोटी। अब वो चावल अगर आप एकदम मतलब पूरा भर के ले लोगे जिसका कोई काउंट नहीं है, उसमें दाने तो काउंट कर नहीं सकते चावल के, तो वो लगता है कि चावल विलेन है। चावल विलेन नहीं है, ये आप कितने चावल खा रहे हो, कौन-सी मील में, वो डिसाइड करता है कि चावल आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। आपका दिमाग कितना फोकस कर सकता है किसी बात पे, वो भी कार्ब्स पे डिपेंड करता है। अगर आप कार्ब्स निकाल देंगे ना अपनी डाइट से, आप सारे टाइम ना मतलब एकदम मतलब ऐसे खिजे-खिजा सा इंसान रहता है ना कि मतलब अभी किसी को काटने को दौड़ेगा, वो ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है एक टाइम पे अगर आप कार्ब्स निकाल दें अपनी डाइट से पूरी तरह। मुनमुन, हमें ये पता है कि खाना, कसरत, नींद और न्यूरल रीट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हमें पहले 3 के बारे में पता है, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि जो ये न्यूरल रीट्रेनिंग है, ये एग्जैक्टली क्या है और किस तरह हमारे बॉडी को हेल्प करती है स्वस्थ रहने में? न्यूरल रीट्रेनिंग ब्रेन की रीवायरिंग है ताकि कि हम अपने जो पुराने सोचने के तरीके हैं, जो पैटर्न है, उसको ब्रेक कर सकें और कोई गिवन सिचुएशन में हम अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकें। यूजुअली एज ह्यूमन बीइंग्स हम एक सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं जो एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इन तरह की इमोशंस के साथ हमें दिखाई पड़ता है। बट देयर इज अनदर वे, दूसरा वे भी है सिचुएशन को एड्रेस करने का, जो है उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना और रिएक्ट ना करना। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइट और लाइफस्टाइल का इससे क्या कनेक्शन है। इसका बहुत एक गहरा संबंध है, क्योंकि अगर कोई अच्छे मूड में नहीं है, कोई बहुत तकलीफ में है मेंटली, कोई बहुत चिंता में है या फ्रस्ट्रेटेड है या गुस्सा है, उस क्लाइंट को मैं जितना भी अच्छा रूटीन दे दूं, चाहे वो डाइट का हो, चाहे एक्सरसाइज हो, या मैं कितने भी अच्छे तरीके बता दूं, वो क्लाइंट उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो उसको रात में चैन की नींद आएगी, और चैन की नींद नहीं आएगी तो सुबह उठ के उसका वो अलार्म उसको स्नूज करके वो वर्कआउट पे भी नहीं जाएगा। आपने जैसे ये बहुत अच्छी तरह हमें समझाया, लेकिन कई बार क्या होता है, एक बहुत डेडिकेटेड
पर्सन होता है, सब कुछ करता है, सही समय पे खाना खाता है, कुछ फैट नहीं खाता, अपना डाइट फॉलो करता है, एक्सरसाइज भी करता है, नींद भी पूरी तरह से करता है, लेकिन इसके बावजूद वजन नहीं घटता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने किताब में भी लिखा है ये 3R के बारे की, राइट टाइम ऑफ ईटिंग, द राइट क्वांटिटी एंड द राइट टाइम। लेकिन किसी का वेट जब इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग एवरीथिंग जब नहीं घटता तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। फेज 1 एक्चुअली वो फेज है जिसमें बॉडी के इन्फ्लेमेशन को पहले क्लियर किया जाता है। ये इन्फ्लेमेशन जो है, जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, इसी की वजह से कई लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं बट उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ये इसी एक्यूमुलेशन की वजह से है। इसीलिए पहले इस एक्यूमुलेशन को, इन्फ्लेमेशन को क्लियर करना जरूरी है। आपके सवाल का दूसरा भाग जो है वो है 3Rs के बारे में, जो भी मैंने किताब में लिखी है, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइमिंग। राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड टाइमिंग तीनों बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान इसे फॉलो कर सकता है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हमने इसे बहुत कॉम्प्लिकेट बना दिया है। अगर हम राइट क्वालिटी ऑफ फूड की बात करें तो हमें लगता है ग्लूटेन फ्री अच्छा है, हमें लगता है अगर लैक्टोज फ्री है तो अच्छा है, हमें लगता है शुगर फ्री अगर लिखा है लेबल पे तो अच्छा है। बट हमें ये जानना चाहिए कि ये सब एक्चुअली जंक है। इनके चेहरे पे अलग लेबल लगा दिया गया है, बट अंदर से ये सही क्वालिटी नहीं है खाना का जो हमें खाना चाहिए। ये सब जो तरह के पैकेज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सुपरमार्केट्स के शेल्फ्स में मिलते हैं, इन सब के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, जिनकी वजह से ये काफी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कैटेगरी में आते हैं। मुनमुन, एक तरफ तो ऑफ कोर्स डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है, मेडिकल एडवांसमेंट काफ़ी हुई है, लेकिन आपके ख्याल से ऐसा क्यों है कि हम इतनी डिजीजेस क्यों देख रहे हैं हम, और हम अपने जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए क्या भविष्य छोड़कर जा रहे हैं? हमारा जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी हम अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमारे माइक्रोबियल डाइवर्सिटी हमारे बच्चे हमसे इनहेरिट कर रहे हैं, वो काफी कम है, जिसके वजह से हम ये काफी नई बीमारियां आजकल देख रहे हैं जो हमारे दादा दादी ने नहीं देखे थे। चाहे वो कोई तरह की ग्लूटेन एलर्जी है या डिप्रेशन है, एक 10 साल के लड़के को डिप्रेशन है, 12 साल के बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी है, कभी हमारे एंसेस्टर्स ने इनका नाम भी नहीं सुना था। सो दिस इज द रीजन माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसको स्टार्विंग द माइक्रोबियल सेल्फ का नाम दिया है, जिसका मतलब है कि हमारे माइक्रोब स्टार्व हो रहे हैं, भूखे हो रहे हैं, हम उन्हें ठीक से खाना नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम खुद गलत खा रहे हैं। And it is time that we start looking after them. टाइम आ गया है कि हम उनके बारे में सोचें, नहीं तो हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और उन्हें भी वीक बना रहे, कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी पर भी इफेक्ट कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके बारे में हम चर्चा करें, बात करें और अवेयरनेस हो। तापसी, आपने अपने गट हेल्थ पर काफ़ी समय से काम किया है, आपके मेटाबॉलिज्म पे भी आपने देखा कि फ़र्क पड़ता है, और आप बिलीव करते हैं कि एक जो हेल्दी गट यानी कि आंत हेल्दी हो तो हमारी सेहत भी हेल्दी रहेगी। आपने काफ़ी चेंजेस किए हैं, गट हेल्थ पर वर्क किया है, कितना असर आपके हेल्थ पर पड़ा है? जी, बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी इस तरह की बनाए, आपका गट इस तरह का बनाए कि आप कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हो। तो गट हेल्थ क्या होती है? वो आपका गट के अंदर कितनी कैपेसिटी है खाना डाइजेस्ट करने की। तो आई फील वो गट हेल्थ जो हेल्दी करने वाले खाना है, जो कि बहुत नेचुरल और इजीली अवेलेबल खाना होता है, जिसको हम अवॉइड करते हैं ये सोच के अरे ये तो मतलब बहुत लोकल खाना है, हमें कुछ एग्जॉटिक खाएंगे तभी हमारा मतलब अंदर बॉडी अच्छी रहेगी। तो अगर हम वो अपने नेचुरल इजीली अवेलेबल खाने को अपनाएं अपने डाइट के अंदर, आपकी गट हेल्थ सही रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो उसमें जो भी आपके विटामिन, मिनरल, फाइबर जो भी है वो बॉडी में लगेगा, वरना तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा ढंग से, तो फिर क्या लगेगा। एक स्वस्थ आंत यानी कि एक हेल्दी गट का सीधा मतलब है मजबूत इम्यून सिस्टम, अच्छा मूड, स्वस्थ दिल और दिमाग। इसलिए अपने खान पान का रखें खास ध्यान। माइक्रोबायोम के बारे में जितना पता चला है उससे कहीं ज़्यादा पता चलना अभी बाकी है। तो आइए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि आप उतने ही स्वस्थ हैं जितना आपका पाचन तंत्र।